हाँ, चलो चलो, आज का हमारा टॉपिक है डेविसन तथा गर्मर का एक्सपेरिमेंट। डेविसन तथा गर्मर का एक्सपेरिमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हमारा टॉपिक, ठीक है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। और ये डी ब्रॉगली जो थी हाइपोथेसिस जो हम लोग पढ़े थे ना परसों, उसी के ऊपर ये उसका एक प्रायोगिक सत्यापन है, ठीक है। तो डेविसन तथा गर्मर नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया है, देखिए देखो, पहले रिवाइज करते हैं पीछे का, ठीक है। 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया था कि प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संबद्ध होती है, जिसे हम डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कोई भी गतिशील कण है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, वो v वेग से गति कर रहा है ना, तो उसके साथ वो कण की भांति भी व्यवहार करेगा और वो तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा, मतलब उसके साथ जुड़ी हुई एक तरंग भी मौजूद होगी। इसे ही डी ब्रॉगली का तरंग कण द्वैतवाद कहते हैं, ठीक है। ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हम लोग पढ़ चुके थे। तो डी ब्रॉगली ने सिर्फ क्या रखा था, अपना विचार रखा था। विचार कैसा रखा था कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति की तरह ही किसी गतिशील कण की भी द्वैती प्रकृति होती है। मतलब यह कभी कभी कण की भांति व्यवहार करता है, कभी कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। कुछ घटनाओं को समझने के लिए हमको इसे कण मानना पड़ता है और कुछ घटनाओं को समझने के लिए हमको इसको तरंग मानना पड़ता है। इसे डी ब्रॉगली का विचार कह सकते हैं, हाइपोथेसिस कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने तो अपना विचार रख दिया था, ठीक है। अब 1925 में क्या होगा, डेविसन तथा गर्मर नामक, इसको गर्मर की जगह जर्मर भी लिखा हुआ रहता है, तो दोनों बोल सकते हैं। डेविसन तथा गर्मर नामक दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, 1925 में इसके जो दिए गए विचार थे उस पर एक प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद इसका जो दिया गया था विचार, उसको इसने सत्यापित किया, यानी ये बताया कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस सही है, ठीक है। तो इसलिए बोलना चाहिए कि डी ब्रॉगली तरंग का द्वैतवाद है ना, या फिर 1 सेकेंड, या डी ब्रॉगली के संबंध की सत्यता की जांच की गई डेविसन तथा गर्मर के द्वारा। डी ब्रॉगली का जो नियम दिया गया था उसकी सत्यता किसके द्वारा की गई, डेविसन तथा गर्मर के द्वारा। यानी इसने एक प्रयोग किया, प्रयोग के बाद कुछ कैलकुलेशन लाया, कैलकुलेशन के बाद ये देखा कि सामान्य तौर पे जो वैल्यू आनी चाहिए प्रयोग करने के बाद भी वही वैल्यू आई। प्रयोग करने के बाद का मतलब इसके नियम के हिसाब से प्रयोग करने के बाद भी वही वैल्यू आई, यानी इसने जो माना वो बहुत सही है। तो डेविसन तथा गर्मर ने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन पुंज के ऊपर प्रयोग किया, इलेक्ट्रॉन पुंज के ऊपर प्रयोग किया, है ना। इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी निकिल क्रिस्टल के ऊपर आपतित किया, इलेक्ट्रॉन पुंज को किसी क्रिस्टल के ऊपर आपतित किया, और उसने यह देखा कि वह इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो क्रिस्टल पे आपतित होने के बाद विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है और यानी उसका विवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन, यानी वो विभिन्न दिशाओं में मुड़ जाता है, विवर्तन हो जाता है। और विवर्तन घटना किसमें होती है, तरंग में होती है। तो उसने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन लिया था, यानी कण लिया था। इलेक्ट्रॉन पुंज यानी गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन लिया था, और गति करता हुए इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पुंज को जब क्रिस्टल पर आपतित किया तो उसने देखा कि वो विभिन्न दिशाओं में वो फैल जा रहा था, यानी विवर्तित हो जा रहा था, प्रकीर्णित हो जा रहा था। तो इससे तो इतना तो उसको पता चल गया कि हाँ, उसने जो कहा था गतिशील कण एक तरंग की भांति व्यवहार करता है, इसलिए तो वो फैल रहा है, यानी कण था लेकिन वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो विभिन्न दिशाओं में जो वो इलेक्ट्रॉन पुंज जो है विवर्तित होकर आ रहे थे, तो उसके बाद उसने उसको एक संसूचक के द्वारा देखा, संसूचक के द्वारा देखा कि जो विवर्तित जो बहुत सारी किरणें थी आपस में क्या कर रही थी, व्यतिकरण कर रही थी, और व्यतिकरण के बाद उसकी तीव्रता को उसने नापा, नोट किया। तो इससे क्या पता चला उनको कि डी ब्रॉगली ने जो बताया था गतिशील कण तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, तो यहाँ से कुछ तो पता चल गया हम लोगों की कि कण जो है गति कर रहा था, तरंग है, तभी तो वो विवर्तन की घटना प्रदर्शित किया, तभी तो वो व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित किया। इसका मतलब ये पता चल गया था इनके प्रयोग के द्वारा ही, हाँ, गतिशील कण के साथ तरंग संबद्ध होती है, ठीक है। अभी तो आधा हुआ, ठीक है। अब आगे के बाद क्या किया इसने, अब ये तो ऊपरी तौर पे हो गया, प्रायोगिक तौर पे। अब इसके बाद इसने बहुत सारे कैलकुलेशन किए, वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसने बहुत सारे कैलकुलेशन किए, और कैलकुलेशन करने के बाद इसने देखा कि जैसे आप लोग एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हो, 11th या 12th या फिर केमिस्ट्री में पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। ब्रैग समीकरण n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, यानी यहाँ से आप तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू, ये देखो स्टेप 1, ये इसको ना 2 स्टेप में बनाना है। स्टेप 1 क्या होता है, n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से लैम्डा का मान निकालना है, तो क्या करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा बटा n कर देना, और उसके बाद ना इसका कैलकुलेशन किया गया,
तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.65 एंगस्ट्रॉम है, यानी निकल क्रिस्टल के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है। यानी ये वाला जो फार्मूला था ना ब्रैग इक्वेशन जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, ये देखा गया कि इसमें वैल्यू वगैरह रखने के बाद जैसे n की वैल्यू 1 रख देंगे और बाकी वैल्यू आगे वो डील में है, इसको अभी शॉर्ट में देखो है ना। तो 2d साइन थीटा की वैल्यू इसने निकाली, लैम्डा की वैल्यू इसने निकाली, d का मान रखा, थीटा का मान रखा, n का मान रखा और लैम्डा का मान निकाला। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। तो ये तो हम लोग पहले से पढ़ते हुए हैं ब्रैग समीकरण। अभी हम लोग को किसकी सत्यता की जांच करनी है, डी ब्रोगली के तरंग समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एक और सूत्र होता है हमारा, क्या होता है एच बटा पी होता है ना। तो ये तो हम लैम्डा का मान पहले जो कोई सूत्र हमको पता था उससे निकाल रहे हैं, और ये लैम्डा का मान हम किससे निकाल रहे हैं, अभी जो डी ब्रोगली के तरंग का जो सूत्र आया था, तरंग दैर्ध्य का सूत्र आया था, उससे हम एच इक्वल टू लैम्डा बटे पी का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकला हुआ लैम्डा, और इसी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी था। तो आप क्या ले रहे हो, इलेक्ट्रॉन ले रहे हो। तो कल मैंने डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के 5 फार्मूले बताया था, 5 में से एक जो था ना वो इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो इलेक्ट्रॉन का हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 150 बटे वी वाला फार्मूला याद होगा, एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन वाले केस के लिए याद रखना, पीछे चले जाना पीछे, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 150 बटे वी एंगस्ट्रॉम आया, ठीक है। तो यहाँ पे वी की वैल्यू इस प्रयोगों को पूरा किया, पूरे प्रयोग को किया, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, पहले से हमको ये सूत्र पता है। और ये क्या किया, डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य में ये पूरे प्रयोग को डेविसन तथा गर्मर ने किया और V का मान निकाला। किसका मान निकाला, वोल्टेज का मान निकाला। और उस वोल्टेज के मान को जब यहाँ पे रखा तो इसकी वैल्यू को प्राप्त हुई 1.67 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ये जो पहले का सूत्र था ना निकल क्रिस्टल के लिए स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसके लिए इसका मान कितना होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो लगभग बराबर प्राप्त हो रहे थे। तो ये तो पहले से वैल्यू फिक्स रहती थी, निकल क्रिस्टल के लिए लैम्डा का मान इतना होता था। और ये प्रयोग के द्वारा उसने प्राप्त किया जब उसने इलेक्ट्रॉन पुंज को तरंग माना और डी ब्रोगली के हिसाब से चलते गया अपना प्रयोग करते गया, तो उसको वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, इतनी प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या पता चला कि प्रयोग से इतना तो पता चल चुका था कि ये विवर्तन की घटना प्रदर्शित कर रहा है, यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज जो है ना विवर्तन की घटना भी प्रदर्शित कर रहा है और व्यतिकरण की घटना भी प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब ये जो गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज क्या है, एक तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है। उसके बाद डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र आया था उसके लिए इसने वैल्यू निकाल दी, प्रयोग आगे किया, कैलकुलेशन किया, जैसे प्रैक्टिकल करते हो ना कैलकुलेशन तुम लोग करते हो, तो इसने भी कैलकुलेशन किया और इसकी वैल्यू इसने निकाली तो 1.67 एंगस्ट्रॉम आया, ठीक है। और फिर वो इससे मैच खा गया। तो पूरी तरह से इसका वेरिफिकेशन हो गया कि डी ब्रोगली का तरंग का द्वैतवाद हाइपोथेसिस जो उसने दी थी वो 100% सही है, ठीक है। तो अब इसको ना एक एक करके यानी बोलना चाहिए डील में पढ़ते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है तुम्हारा डेविसन तथा गर्मर के प्रयोग के लिए उपकरण का वर्णन, ठीक है। यहाँ पे 2.3 पॉइंट हम लोग को बनाना है। पहला तो उपकरण का वर्णन, दूसरा सिद्धांत एवं क्रिया विधि, और तीसरा जो इसका जो प्रयोग करने के बाद जो ग्राफीकरण होगा यानी ग्राफ खींचने वाला की प्रक्रिया होगी वो होगी, और चौथा कैलकुलेशन होगा। फिर से बोला उपकरण का वर्णन लिखना है, सिद्धांत और क्रिया विधि लिखनी है, उसके बाद तुम्हारा ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने के बाद कैलकुलेशन, ग्राफ खींचने के बाद तुम लोग प्रैक्टिकल करते आए हो, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद हम लैम्डा इक्वल टू 1.67 लाएंगे, ठीक है। तो उपकरण का वर्णन ध्यान से देखना, ये पूरा ना थ्योरी को तुम लोग को लिखने का है। लिखने का मतलब ये चित्र तुम लोग ना देख लेना और उसको अपने शब्दों में डील करना, ठीक है। तो इसमें क्या बोलोगे, उपकरण का वर्णन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया, डेविसन तथा गर्मर ने अपने प्रयोग के द्वारा डी ब्रोगली द्वारा दिए गए नियम के सत्यता की जांच की, सत्यता की स्थापना की, ठीक है। तो उनके प्रयोग में जो उपकरण प्रस्तुत किया लिया गया वो यह है, ठीक है। इसमें क्या होता है, धात्विक फिलामेंट होता है, धात्विक फिलामेंट, जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट रहते हैं, धात्विक फिलामेंट लिया गया। इस धात्विक, ये एफ है ना, धात्विक फिलामेंट है, ठीक है, या फिलामेंट है। इस फिलामेंट को एक बैटरी के द्वारा जोड़कर गर्म किया गया। और किसी फिलामेंट को बैटरी से जोड़कर गर्म करोगे तो उसमें क्या होगा, तापायनिक उत्सर्जन होगा, उसके ताप में वृद्धि होगी, यानी इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना चालू हो जाएगा, इसको बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तो फिलामेंट एफ को बैटरी के द्वारा गर्म करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया गया, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गए। लेकिन हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, गतिशील इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़ना है। हमको क्या करना है, इस क्रिस्टल है ना निकल क्रिस्टल, इसके ऊपर ना गतिशील यानी गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज को यहाँ पर आपतित करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज कैसे प्राप्त होगा यह देख रहे हैं,
ठीक है। तो फिलामेंट को गर्म किए बैटरी की सहायता से, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन एक दिशा में हो, इसके लिए क्या किया गया, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उसको जो दो समांतरकारी छिद्रों जी और जी डैश भी दे सकते हो, जी जी भी लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में, तो दो छिद्रों से, पतले छिद्रों से होकर इसको गुजारा गया, ताकि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं ना वो एक सीधी रेखा में हमको प्राप्त हो, तो वो सीधी रेखा में चलने प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो हमको इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए उत्सर्जन के द्वारा, अब इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, इलेक्ट्रॉन पुंज, लेकिन तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करना है हम लोगों को। क्या प्राप्त करना है, तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करना है। तो तपैनिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होने के बाद उसको समांतरकारी छिद्रों से तुम लोग गुजारे तो इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो गया, यानी सीधी लाइन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए। अब गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है पता है, जो फिलामेंट वाला भाग है ना और ग्रिड के बीच में एक वोल्टेज लगाते हैं, पावर सप्लाई के द्वारा एक वोल्टेज लगाते हैं, 50 वोल्ट का एक वोल्टेज लगाते हैं, जिसमें क्या करते हैं आप लोग फिलामेंट वाले जो पोर्शन है इस पोर्शन को माइनस विभव पे रखते हैं और ग्रिड वाले पोर्शन को प्लस विभव पे रखते हैं और 50 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे फिट कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है, अब इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है तो उसको जब इधर से खींचेगा कोई तभी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, यानी हमको अभी तक इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हुआ है, लेकिन हमको क्या प्राप्त करना है, गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करना है। तो बैटरी लगाने से क्या हो जाएगा, ये ग्रिड में पॉजिटिव विभव आ गया तो इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे थे ना उसको ये तेजी से खींच लेगा और इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवेश होना चालू कर देंगे कि हमको एक गतिशील इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो जाएगा। तो यानी ग्रिड के बाहर अब जो भी निकलेगा ना एकदम तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन पुंज होंगे। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन पुंज एक सीधी लाइन में आते 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 इस निकेल क्रिस्टल के ऊपर आपतित होगा। फिर से बता रहा हूँ, फिलामेंट को बैटरी के द्वारा गर्म करके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया गया, इनको समांतरकारी क्षेत्रों से गुजार कर एक सीधी रेखा में प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उसके बाद एक बैटरी के द्वारा इसको त्वरित किया गया, यानी इसकी स्पीड बढ़ जाए और हमको तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त हो। ठीक है। तो तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त होने के बाद उसको एक निकेल क्रिस्टल पर आपतित किया गया और जैसे ही निकेल क्रिस्टल पर आपतित हो गया तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो टकरा कर क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में क्या होता है, विवर्तित हो जाता है, विभिन्न दिशाओं में विवर्तित हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पुंज निकेल क्रिस्टल पर आपतित होता है ना तो वो विभिन्न दिशाओं में किधर वो विवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और विवर्तन के बाद जो किरणें आ रही है ना उसको एक संसूचक, यानी जैसे एक किरण में ले रहा हूँ ये, ठीक है, सिर्फ एक को ले रहा हूँ मैं अभी, आपतित हुई किरण यहाँ पे, उसके बाद एक दिशा में मान लेती है फाई एंगल बना के, आपतित किरण और विवर्तित किरण के बीच का कोण मैं मान लेता हूँ फाई एंगल बना के वो इस दिशा में कोई किरण आ रही है। ऐसे कई किरणें हैं, 50 किरणें हैं। ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ एक किरण को ले रहे हैं, एक विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, किरण नहीं, एक विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को ले रहे हैं। तो ये जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आएगा ना उसको हम लोग एक संसूचक के ऊपर आपतित करते हैं। संसूचक का मतलब क्या होता है, जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित होता है ना, संसूचक यानी डिटेक्टर है वो, तो वो इलेक्ट्रॉन पुंज जो उसके ऊपर आपतित हो रहा है वो उसकी तीव्रता को नोट करके हमको बता देगा कि उसकी तीव्रता कितनी है। तो यहाँ जो आपतित होके हाई एंगल से विवर्तित हुआ ना उसको आप लोग एक संसूचक के द्वारा नोट कर लिए। और ये संसूचक किसके ऊपर लगा रहता है पता है, एक वृत्तीय पैमाने के ऊपर लगा रहता है। वृत्तीय पैमाना स्केल बनी होती है, सर्कुलर स्केल बनी हुई रहती है। ये संसूचक जो है ना, डिटेक्टर, उसको हम लोग इधर 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 हर जगह खसका के जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है उसकी तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपने इसका नाम नोट कर लिया, मान लो फाई यानी 50 डिग्री पे एक किरण आ रही थी, अब इसको थोड़ा इधर कर देना, फिर देख लेना 45 वाली किरण कितनी तीव्र है, उसके बाद 40 कर लेना, उसके बाद 60 कर लेना, 70 कर लेना कि 70 डिग्री से जो किरण आ रही है उसकी तीव्रता कितनी है। तो ये तुम्हारा उपकरण का वर्णन हो गया। अब देखो क्या किया इसने, अलग अलग फाई के लिए, यानी फाई चेंज कर देगा 30, 40, 45, 50 जो भी, ठीक है, अलग अलग फाई के लिए अलग अलग आई का मान नोट किया, अलग अलग तीव्रता उसकी नोट की। अब क्या करेगा, एक ग्राफ प्लॉट करेगा, एक तरफ फाई लिखेगा, एक तरफ आई लिखेगा। ठीक है। और यहाँ का वोल्टेज अभी एक फिक्स है, मान के चलो ये ना 50 पे मैं इसका प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। अब क्या करूँगा, 50 को मैं चेंज कर दूंगा, 50 को मान ले 54 कर लेता हूँ, अपने हिसाब से बता दूंगा। 50 को क्या कर लेता हूँ मैं, 54 कर लेता हूँ। अब फिर से प्रयोग करूंगा, 54 किया तो 54 के बाद फिर से मैं क्या किया, अब 54 करोगे तो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, विवर्तन भी थोड़ा अलग तरीके से होगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, 30 डिग्री पे
आई कितना है 40 डिग्री पे, आई कितना है 50 डिग्री पे, आई कितना है 60 डिग्री पे, आई कितना है। फिर 54 के बाद 58 कर दूंगा, यानी ऐसा बढ़ा बढ़ा के देखना है अपने को, और अपने को ग्राफ को नोट करना है। इसको ना एक बार तुम लोग पुस्तक से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे ना, तो और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि थ्योरी इतनी ज़्यादा है ना, यहाँ लिखते हुए नहीं बन पाएगा। ओके, तो चलो आगे जाते हैं अब इसके। ठीक है, तो अब ग्राफीकरण में आते हैं, आरेखण में आते हैं। ग्राफीकरण आरेखण का मतलब, अब हम लोग एक वोल्टेज के सापेक्ष फाई और आई के भिन्न भिन्न मान ज्ञात करेंगे। एक वोल्टेज के सापेक्ष फाई, यानी जिस एंगल से वो विवर्तित हो रही है इलेक्ट्रॉन पुंज, और उसकी तीव्रता कितनी है, यानी फाई और आई के बीच ग्राफ नोट करेंगे। देखो, आई को नीचे एक्स अक्ष में लेना, फाई को वाई अक्ष में लेना, और एक फिक्स वैल्यू के लिए प्रैक्टिकल करना। जैसे तुम लोग वो किए हो ना सेकेंड ईयर में, प्रयोगशाला में नॉब घुमाते जाते थे और रीडिंग लेते जाते थे और ग्राफ खींचते जाते थे, बस ये वही यहाँ पे वही काम हो रहा है। ठीक है, तो क्या किया है यहाँ पे 50 वोल्ट का विभव सबसे पहले ना शुरुआत इसने की कितने से 40 वोल्ट पर। ठीक है, जब प्रैक्टिकल इसने शुरुआत किया तो 40 वोल्ट पर रखा इसको, इस विभवांतर को 40 वोल्ट पे रखा। 40 वोल्ट के रखने के बाद जो इलेक्ट्रॉन पुंज इधर आए, तो वो इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ से विवर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में क्या हुए, विवर्तित हुए। ठीक है, तो मैं भी 4 बना लेता हूँ यहाँ पे, 5, 6, 8, 10 कितना भी बना सकते हो। तो अलग अलग फाई के लिए तुम लोग क्या करना, जैसे यहाँ पे विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज आया तो हम लोग उसकी तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। ये रीडिंग बताता है, संसूचक डिटेक्टर है, ये रीडिंग बताएगा। तो आई का मान नोट कर लेना, शुरुआत यहाँ से कर लो। पहले तुम लोग क्या करना, संसूचक को यहाँ रखना, ये पता कर लेना कि ये वाली इलेक्ट्रॉन पुंज कितनी तीव्र है, फिर इसमें ला लेना ये वाली इलेक्ट्रॉन पुंज कितनी तीव्र है, फिर ये ला लेना यहाँ वाली इलेक्ट्रॉन पुंज जो आ रही है वो कितनी। यहाँ एक ही पुंज आ रही थी, लेकिन विवर्तन होने के बाद कई पुंजों में वो विभक्त हो गई। ठीक है, और सबकी तीव्रता तुम लोग क्या करते जा रहे हो, नोट करते जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद क्या करना, अलग अलग फाई के लिए अलग अलग आई का मान नोट कर लेना। तो ये देखा गया कि 40 वोल्ट पे जो इसने प्रयोग किया था ना, तो एक चिकना वक्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, एक चिकना वक्र, यानी ऐसा वक्र प्राप्त हुआ, चिकना वक्र प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अब इसने V को चेंज कर दिया, 40 को इसने बना दिया 44 वोल्ट, और 44 वोल्ट के बाद फिर से देखा अलग अलग जगह पे रख के, अलग अलग एंगल पे रख के कि कितना इसकी आई भिन्न भिन्न फाई के लिए भिन्न भिन्न आई के क्या क्या मान है। तो उसने फिर जब इसमें ग्राफ प्लॉट किया, बिंदुओं को लिया इसमें, तो उसको ये पता चला कि पहले जो चिकना ग्राफ मिल रहा था, चिकना वक्र मिल रहा था ना, वो अब उसमें एक उभार दिखाई दिया, यानी ऐसे करके ग्राफ बना, यानी यहाँ पर एक उभार दिखाई दिया, चिकना न बन के थोड़ा उभार आ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद देखा उसने 44 को 48 कर दिया, अब इसको उसने वोल्टेज चेंज कर दिया 48 को। नॉब देखियो ना, प्रैक्टिकल रूम में नॉब घुमाते जाते हैं तो वोल्टेज बढ़ते जाता है, तो वही कर रहा है। तो 40 को उसने 48 कर दिया। 48 करने के बाद देखा जो उभार कम बन रहा था वो उभार थोड़ा बढ़ जाता है, उभार बढ़ जाता है। उसके बाद देखा कि 48 की जगह उसने 54 कर दिया, 48 को उसने क्या कर दिया, 54 कर दिया। 54 पे फिर वही प्रयोग किया। 54 के बाद करने के बाद इसने ये देखा कि 54 के लिए फिर से जो उभार बढ़ा था वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो इसका उभार कितना ज़्यादा हो गया, ऐसा उभार, अधिकतम उभार है ये 54 पे। ठीक है, यानी ये क्या किया, V बराबर 54 किया, ये ही हमारा काम का है। ठीक है, यही हमारा काम का है। तो 54 वोल्ट पे देखा उसने कि इलेक्ट्रॉन पुंज जो विवर्तित हो रहे थे ना, अलग अलग एंगल पे जो विवर्तित हो रहे थे, सबकी तीव्रताओं के बीच ग्राफ खींचा गया। तो उसने ये देखा कि फाई का मान जैसे जैसे फाई और आई के बीच जो ग्राफ बनता है उसमें अधिकतम उभार प्राप्त होता है। उसके बाद 55 को ना उसने 58 कर दिया। तो ये देखा कि उभार यहाँ पे जो बढ़ा हुआ था वो वापस कम होना चालू कर देते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले में 40 वोल्ट पे चिकना उभार प्राप्त, चिकना वक्र प्राप्त होगा, 44 पे एक उभार प्राप्त होगा, 48 पे उभार थोड़ा बढ़ जाएगा, 54 पर उभार एकदम अधिक हो जाएगा। उसके बाद 54 के बाद और बढ़ना चाहिए था ना, 54 के बाद 58 करते तो ये पता चला कि 54 के बाद 58 करते तो उभार वापस कम होना चालू हो जाते हैं। तो मैक्सिमम उभार किसमें दिखाई देता है, V = 54 पर। ठीक है, और अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग पॉइंट प्राप्त हुआ, तो हमको ये पता चला कि अधिकतम उभार प्राप्त होता है। तो अधिकतम उभार कहाँ पर है, यहाँ पे है ना अधिकतम उभार। ठीक है, सबसे ज्यादा उभार किसमें है, टर्निंग सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये किसके लिए था, फाई बराबर 50 डिग्री पे, यानी जो 50 डिग्री पे किरण आ रही थी ना, 50 डिग्री पे जो किरण आ रही थी ना, वो ही अधिकतम तीव्रता उत्पन्न कर रही थी। अधिकतम तीव्रता यानी इसकी तीव्रता सबसे अधिक थी। क्या बोला, 54 वोल्ट पे जो 50 डिग्री पे आके टकरा रही है, जो 54 वोल्ट पे क्रिस्टल से टकराने के बाद जो एंगल
50 डिग्री बनाते हुए संसूचक पे आ रही है वो सबसे ज़्यादा तीव्र थी। ठीक है, तो हमको सिर्फ अभी ये याद रखना है 54 वोल्ट पे सबसे ज़्यादा उभार प्राप्त हुआ और फाई बराबर 50 पर सबसे ज़्यादा उभार हमको प्राप्त हुआ, यानी सबसे ज़्यादा तीव्रता हमको प्राप्त हुई, तभी तो उभार सबसे ज़्यादा होगा ना, फाई सबसे ज़्यादा है देखो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तीव्रता प्राप्ति, बस इतना याद रखो, कोई ज़्यादा डील में जाने की जरूरत नहीं है। फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, टॉपिक लंबा बन रहा है ना, इसलिए मैं कल नहीं बना पाया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना, ये बता देना डिविशन गर्मर ने प्रयोग क्यों किया था। डी ब्रॉगली ने जो अपनी हाइपोथेसिस दी थी उसकी सत्यता की स्थापना करने के लिए डिविशन तथा गर्मर ने अपना प्रयोग किया। उसके उपकरण का वर्णन तो बहुत ईजी था, ये देख लियो। उसके बाद उसका प्रायोगिक वर्णन या सिद्धांत क्या हुआ, अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग आई और अलग अलग फाई के बीच ग्राफ खींचना ही तुम्हारा प्रायोगिक वर्णन है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे कैलकुलेशन के ऊपर। ये ग्राफ तो समझ आ गया, 1 2 3 4 5 बनाना है और फिगर बनाते समय इस चीज़ का तुम लोग ध्यान रखोगे कि कहाँ चिकना, कहाँ उभार, कहाँ अधिकतम उभार और कहाँ कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये एक चित्र देखो, ये क्या है, निकिल क्रिस्टल का चित्र है ना, निकिल क्रिस्टल। अब क्रिस्टल जो है ना वो तुम्हारे सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में है, तो उसको एकदम डील में हम लोग नहीं जाएंगे अभी, जितना यहाँ पे समझ रहा है उसको समझना, फिर जब वो चैप्टर चालू करेंगे तब वो समझ आएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, हम लोग पढ़े ना इलेक्ट्रॉन पुंजाई निकिल क्रिस्टल पर आपतित हुई, निकिल क्रिस्टल पर आपतित हुई, तो निकिल क्रिस्टल में भिन्न भिन्न तल होते हैं जिसको हम बोलते हैं चालक तल। जैसे निकिल क्रिस्टल को मैं बनाया हूँ तो इसमें क्या होते हैं, ये तुम लोग क्रिस्टल संरचना पढ़े हुए केमिस्ट्री में अभी और पढ़ोगे तुम लोग, कि उसमें कई बिंदु जो होते हैं समदूरस्थ होते हैं और एक सीक्वेंस में जमा हुए होते हैं, तो उसमें ना ऐसे तल बन जाते हैं, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी, सातवीं, ऐसे कई लाइन होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जालक तल। और दो तल के बीच का जो अंतराल होता है ना उसको डी से डिनोट करते हैं, उसको जालक अंतराल कहते हैं। तो यही निकिल क्रिस्टल में बना है, उसमें कई ऐसे प्लेन बने हुए होंगे, 1 2 3 ऐसे कई प्लेन बने होंगे, तो ये क्या है, जालक तल है। और जो भी किरण पुंज या इलेक्ट्रॉन पुंज आती है ना, इन तल से ही वो बोलना चाहिए टकरा के विवर्तित होती है। तो हो सकता है इस तल से वो विवर्तित हो रही हो सकता है इस तल से विवर्तित हो रही हो, और दो तलों के बीच के अंतराल को जालक अंतराल कहते हैं। निकिल क्रिस्टल के जालक अंतराल डी का मान होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना तुम लोगों को, बस ये बताना है एक्स किरण विश्लेषण से ज्ञात है कि निकिल क्रिस्टल के लिए एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात है कि निकिल क्रिस्टल के लिए D111 यानी प्लेन को देते हैं। हाँ, ये क्रिस्टल वाले चैप्टर में आएगा। डी यानी जालक अंतराल का मान कितना होता है निकिल क्रिस्टल के लिए 0.91 एंगस्ट्रॉम, एकदम फिक्स है क्योंकि प्रयोग के द्वारा ये सत्यापित मान है। ठीक है, और फाई का मान 50 डिग्री, पीछे देखा ना हम लोग कि सबसे ज़्यादा उभार कहाँ पे आ रहा था, 54 वोल्ट पे आ रहा था। ठीक है, V बराबर 54 पे, और सबसे ज़्यादा उभार कितने एंगल पे आ रहा था, 50 डिग्री पे आ रहा था। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहा था हमारे पास, ये क्रिस्टल ऐसा रखा हुआ है मान के चलो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुंज आया और इसके तल से टकरा के वो 50 डिग्री यानी फाई बराबर 50 पे इधर जाके संसूचक में जाके उसकी फिर तीव्रता नापते हम लोग। ठीक है, तो फाई बराबर 50 है, तो ब्रैग का इक्वेशन तुम लोग जानते हो, ब्रैग का इक्वेशन होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा। तो तुम लोग विवर्तन कौन से तल से करवा रहे हो, पहले तल से करवा रहे हो ना, तो n बराबर 1 हो जाएगा। तो अगली लाइन में n बराबर 1 कर देना, यहाँ पे मैं लिखा हूँ n बराबर 1 हो जाता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा हो जाएगा। अब थीटा का मान निकालना है, न कि फाई का मान निकालना है। फाई तो क्या है, आपतित किरण पुंज और विवर्तित किरण पुंज के बीच का कोण है, लेकिन ब्रैग के समीकरण में ना थीटा यूज होता है। और थीटा के कौन सा यूज होता है, देखो ये वाला, जैसे कि कोई तल है ना, इस पर कोई किरण पुंज आपतित होकर इधर जा रही है, तो ब्रैग इक्वेशन में जो थीटा आ रहा है ना वो ये वाला एंगल नहीं है, वो क्या है कि वो तल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, जिस तल से वो टकरा रही है ना किरण पुंज, वो उस तल के साथ कितना एंगल बना रही है, तो ये थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग थीटा निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये किरण पुंज यहाँ पे आई, टकरा के इधर चले गई, हम लोग को पता नहीं है 50 है, और पृष्ठ के साथ ये किरण कितना कोण बना रही है, पृष्ठ के साथ कितना कोण बना रही है, ये बना रही है, ये वाली किरण इस वाले पृष्ठ के साथ ये वाला कोण बना रही है थीटा, और ये वाला कोण थीटा और ये वाला कोण भी थीटा होगा, बराबर दिख रहा है हम लोग को, ये थीटा और ये फाई है बीच वाला, ये जो आर है ना वो फाई हो गया, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो तीनों एक ही रेखा के कोण है। तो ऐसा लिख सकते हैं थीटा प्लस 50 बराबर 180। ठीक है, या 2 थीटा बराबर 180 माइनस 50, 2 थीटा बराबर 180 माइनस 50, तो वही लिखा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे लिखा हूँ, 2 थीटा। अगर पृष्ठ सर्पी कोण का मतलब होता है किरण
जिस पृष्ठ से टकरा रही है उस पृष्ठ के साथ वो जितना कोण बना रही है उसको बोलते हैं पृष्ठ सर्पी कोण, उसको हम लोग थीटा दिए हुए हैं। थीटा और फाई में ना कंफ्यूज मत होना, फाई का मतलब क्या है, आपतित और विवर्तित के बीच का कोण फाई, और थीटा क्या है, आपतित किरण का पृष्ठ के साथ बना हुआ कोण थीटा। तो थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 180 माइनस 50, वहाँ देख लेना एक बार, वीडियो लंबा होते जा रहा है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में माइनस 50 कर देना तो ये 65 हो जाएगा, ठीक है। यानी 180 माइनस 50 करके 2 से डिवाइड कर देना तो थीटा का मान तुम्हारा 65 आ जाएगा। ये क्यों निकाल रहे हैं पता है, हम लोग को ना ब्रैग के समीकरण में मान रखना है। ये प्रयोग तो कर लिया, तो ब्रैग के समीकरण में हमको थीटा की जरूरत पड़ रही थी, तो थीटा बिना फाई के नहीं निकल सकता था, तो वही प्रयोग से जो पूरा ग्राफ निकाला तो फाई का मान निकाला, फाई से थीटा निकल गया, फाई से थीटा निकल गया, और निकल के लिए डी का मान हमको पता है, तो 2 इंटू डी का मान रख देना 0.91, साइन थीटा, थीटा का मान कितना होता है 65 डिग्री, थीटा 65 डिग्री, ये दिख रहा है निकालने ना, थीटा बराबर 65 डिग्री। तो ये ना पूरा लॉग टेबल में साइन का टेबल दिया रहता है उससे आता है, लेकिन तुम लोग को कहीं इतना डीप में नहीं जाना है, सीधा ब्रैग के इक्वेशन के बाद तुम लोग लैम्डा का मान निकाल देना, पूरा कैलकुलेशन के बाद 1.65 एंगस्ट्रॉम आता है। तो ये यहाँ पे प्रयोग खत्म हो गया। डेविसन गर्मर ने क्या प्रयोग किया था, ये पूरा प्रयोग किया, और कैलकुलेशन के लिए कौन से सूत्र का यूज़ किया, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र का यूज़ किया, कौन से सूत्र का, ब्रैग इक्वेशन का सूत्र, तो उसका कैलकुलेशन इतना प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि डी ब्रॉगली जो सूत्र दिया था ना उससे भी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो डी ब्रॉगली के सूत्र से इसको देखते हैं। तुम लोग पता है ना, डी ब्रॉगली के सूत्र से हम लोग पांचों इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू क्या निकाले थे डी ब्रॉगली के फॉर्मूले से, 150/V एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितने में आया, 54 में आया, सबसे ज़्यादा जो तीव्रता है किस में आई, 54 में आई, तो यहाँ V बराबर हम लोग 54 कर देंगे, तो 150/54 एंगस्ट्रॉम, तो ये कैलकुलेट करना तुम्हारा 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा। लैम्डा का मान ना 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा, लैम्डा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा, किसके द्वारा, डी ब्रॉगली के सूत्र के द्वारा, डी ब्रॉगली के सूत्र के द्वारा हमारा लैम्डा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम आएगा। अब कुछ नहीं, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या किए, ब्रैग समीकरण का यूज़ किए थे, और सेकंड स्टेप में क्योंकि सत्यापित हमको इसको करना है ना, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई थी 1.67 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी वहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 1.65 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 1.67 एंगस्ट्रॉम, तो लगभग बराबर है। इससे ये पता चल जाता है कि डेविसन गर्मर के प्रयोग के द्वारा प्राप्त वैल्यू और डी ब्रॉगली की प्राप्त वैल्यू एकदम सेम है। तो पता चल जाता है कि डेविसन तथा गर्मर ने, या डेविसन तथा जर्मर ने डी ब्रॉगली के सूत्र को वेरीफाई कर दिया कि हाँ, इसने जो भी कहा था वो सत्य कहा था, सही कहा था, ठीक है। तो ये आज हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको ना थोड़ा ना पीछे जाके रिवाइज करके देखना, और इसको जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर लेना, ठीक है। मज़ेदार टॉपिक है, और जो भी कहीं डाउट होगा ना उसको कभी ऑफलाइन क्लास जब हमारी चालू होगी तो उसमें मैं इसको क्लियर करूँगा, ठीक है। चल, इंक ख़त्म हो गई थी इसलिए नहीं दिख रहा होगा उसमें, रेड से मैं फिर उसको ना डबल मार्कर से कर दिया हूँ, नोट कर लो इसको।